सुन ले रघुनाथ, आखिरी बार समझा रहा हूं। 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो ये घर, ये आंगन, ये दीवारें, सब कुछ मेरा होगा और तू सड़क पर होगा। महेश सेठ की भारी ठंडी आवाज जैसे लोहे की तरह आंगन में गिरकर गूंज उठी और उसी पल जैसे पूरे घर की सांसें रुक गईं। सुबह का समय था, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस क्षण फीकी लग रही थी। चारपाई के पास खड़े रघुनाथ सिंह के हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना चमक रहा था, पर उनकी आंखों में जो डर था वो किसी भी शब्द से बड़ा था। आंगन के कोने में खड़ी औरतें फुसफुसा रही थीं, कुछ मर्द दीवार से टिककर तमाशा देख रहे थे, जैसे किसी की बर्बादी उनके लिए मनोरंजन बन गई हो। क्या हुआ रघुनाथ? बोलते क्यों नहीं? शादी में तो बड़ी शान दिखा रहे थे, पूरे गांव को दावत दे दी, बैंड बाजा रोशनी सब कुछ। अब कहाँ गई वो इज्जत? महेश सेठ ने ताना मारा और फिर धीरे धीरे उसकी नजर घूमती हुई उस लड़की पर आकर ठहर गई जो दरवाजे के पास खड़ी थी, सिर झुकाए, लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं थी। और यही है ना तेरी बहू, जिसके बाप ने कहा था मेरी बेटी सोने के बराबर है? अरे दिखा ना वो सोना, मुझे तो बस ये कागज का टुकड़ा दिख रहा है। आरती ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर से ज्यादा अपमान की जलन थी। उसने एक पल के लिए रघुनाथ की तरफ देखा, फिर धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, मेरे पापा ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया था। उन्होंने जमीन बेच दी थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघुनाथ का गुस्सा फट पड़ा। चुप, एक शब्द भी नहीं। तेरी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। उनके शब्दों में इतना जहर था कि आंगन की हवा और भारी हो गई। विक्रम, जो पास ही खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा। पिताजी, इसमें आरती की क्या गलती है? कर्ज आपने लिया था। लेकिन उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। तू चुप रहेगा? मर्द होकर अपनी औरत के पीछे खड़ा है, शर्म नहीं आती? रघुनाथ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटी हुई इज्जत की झुंझलाहट थी। महेश सेठ ने जोर से हौंसते हुए ताली बजाई। वाह, घर डूब रहा है और परिवार आपस में ही लड़ रहा है। और वजह क्या है? ये कागज का सिक्का। उसने उंगली उठाकर सीधे आरती की तरफ इशारा किया। सुन ले लड़की, तू इस घर की बहू नहीं है, तू कागज का सिक्का है। ऊपर से ठीक दिखती है, पर कीमत जीरो। उसके इस एक वाक्य ने जैसे पूरे माहौल को काट दिया। कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें यही सुनने का इंतजार था। आरती के कानों में वही शब्द गूंजने लगे, कागज का सिक्का, कीमत जीरो। उसने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह जानती थी, अभी बोलने का मतलब आग में घी डालना होगा। 15 दिन? महेश सेठ ने फिर कहा। इस बार आवाज और ठंडी थी, सिर्फ 15 दिन। उसके बाद मैं खुद आऊंगा और इस घर पर ताला लगेगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे पहले से ही सब कुछ अपना मान रहा हो, फिर मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाते ही आंगन में जो सन्नाटा छाया, वह किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसा था। रघुनाथ धीरे धीरे चारपाई पर बैठ गए, जैसे उनकी हड्डियों से ताकत निकल गई हो। सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। आरती धीरे धीरे उनके पास आई। उसके कदम हल्के थे, लेकिन भीतर कुछ बहुत भारी चल रहा था। बाबूजी, उसने धीरे से कहा, मैं कुछ कर सकती हूं। रघुनाथ ने सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान और तिरस्कार दोनों थे। तू तू क्या करेगी? लोगों के घर बर्तन मांजेगी, खेतों में मजदूरी करेगी, उससे 5 लाख चुकेंगे? उनकी आवाज में व्यंग्य था, जैसे यह बात ही बेवकूफी हो। आरती ने गहरी सांस ली। नहीं बाबूजी, मैं पढ़ूंगी, शहर जाऊंगी, तैयारी करूंगी। वह एक पल रुकी, फिर उसकी आवाज थोड़ी और मजबूत हो गई। मैं अफसर बनूंगी। यह सुनते ही जैसे समय ठहर गया। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। रघुनाथ पहले कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। अफसर? तू? हमारे घर की बहू शहर में घूमेगी, लोग थूकेंगे मुझ पर। उनकी हंसी में डर छुपा था, लेकिन अहंकार उससे बड़ा था। आरती ने उनकी हंसी खत्म होने का इंतजार किया, फिर बोली, लोग आज भी हंस रहे हैं बाबूजी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम कमजोर हैं। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। अगर मैं अफसर बन गई तो यही लोग सिर झुकाएंगे। विक्रम धीरे से बोला, आरती, ये रास्ता आसान नहीं है। आरती ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नरमी थी, लेकिन फैसला अटल,
आसान होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर उसने रघुनाथ की तरफ देखा। आप मुझे 1 साल दीजिए, बस 1 साल। मैं इस घर का हर कर्ज चुका दूंगी। रघुनाथ का चेहरा फिर सख्त हो गया। और अगर तू गई तो याद रख, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह फैसला था। आरती कुछ पल चुप रही। उसने घर की दीवारों को देखा, वो आंगन जहां उसने कदम रखा था, वो चौखट जहां से उसने पहली बार अंदर प्रवेश किया था। फिर उसने धीरे से कहा, दरवाजे तो आपने उसी दिन बंद कर दिए थे बाबूजी, जब आपने मुझे इस घर की बेटी मानने से इनकार कर दिया था। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक गहरी चोट थी। रघुनाथ ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। जा, जहां जाना है जा, लेकिन अगर तू इस घर से बाहर गई तो मैं पूरे गांव में कह दूंगा कि मेरी बहू भाग गई। विक्रम घबरा गया। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन रघुनाथ गरज उठे, मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूं। आरती ने सब कुछ सुना। उसने सिर झुका लिया, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है बाबूजी, आप जो कहना चाहें कहिए, मैं सब सह लूंगी। लेकिन जिस दिन मैं वापस आऊंगी ना, उस दिन आपको खुद सच बोलना पड़ेगा। उसके इस वाक्य में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ यकीन था। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, अंदर सन्नाटा था। आरती अपने कमरे में बैठी थी। सामने उसकी किताबें रखी थीं, कुछ कपड़े और वो चूड़ियां जो उसकी शादी की निशानी थीं। उसने एक एक करके चूड़ियां उतारी, उन्हें हथेली में लिया, फिर धीरे से रख दिया। ये सब मैं वापस ले लूंगी, अभी मुझे खुद को बनाना है, उसने खुद से कहा। सुबह होने से पहले ही वह दरवाजे पर खड़ी थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, हवा में ठंडक थी। विक्रम चुपचाप उसके पास आया। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले। ये मैंने दोस्त से उधार लिए हैं, काम आएंगे। उसकी आवाज में शर्म भी थी और प्यार भी। आरती ने पैसे लिए, उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान आई। आपने जो साथ दिया है वही काफी है। उसने एक बार घर की तरफ देखा, वो घर जो अब उसका नहीं था, लेकिन जिसे छोड़ते हुए भी वह उसे बचाने जा रही थी। अंदर से रघुनाथ की आवाज आई, जा और वापस कभी मत आना। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं डर भी छुपा था। आरती ने बिना पीछे देखे कहा, मैं वापस आऊंगी बाबूजी, लेकिन उस दिन मैं कागज का सिक्का नहीं रहूंगी। वह एक पल रुकी, फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, उस दिन मेरी कीमत आपको खुद समझ में आएगी। और फिर वह चल पड़ी, उस रास्ते पर जहां हर कदम उसके लिए नया था, मुश्किल था, लेकिन उसी रास्ते के अंत में एक ऐसा सच छुपा था जो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बस अड्डे की धूल भरी जमीन पर खड़ी आरती ने पहली बार अपने कदमों के नीचे की सच्चाई महसूस की। अब उसके पास लौटने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, कोई आंगन नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था जो उसे आगे ले जा रहा था, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रात भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा संकल्प भी था जो टूटने को तैयार नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी थैली को कसकर पकड़ा, जिसमें कुछ कपड़े, कुछ किताबें और वो थोड़े से पैसे थे जो विक्रम ने उसे दिए थे। बस के हॉर्न की तेज आवाज ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। पटना, पटना, कंडक्टर चिल्ला रहा था और लोग धक्का मुक्की करते हुए बस में चढ़ रहे थे। आरती ने एक गहरी सांस ली और भीड़ के साथ बस में चढ़ गई। सीट नहीं मिली, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी, और जैसे जैसे बस गांव से दूर जा रही थी, वैसे वैसे उसका अतीत पीछे छूटता जा रहा था। वो आंगन, वो चौखट, वो शब्द, कागज का सिक्का, सब कुछ। पटना पहुंचना किसी नए संसार में कदम रखने जैसा था। भीड़, शोर, भागदौड़, सब कुछ इतना तेज था कि कुछ पल के लिए आरती खुद को उसमें खोती हुई महसूस करने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि यहां हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, और अगर उसे जीतना है तो उसे भी उसी लड़ाई का हिस्सा बनना होगा। उसने एक सस्ते से मोहल्ले में कमरा ढूंढना शुरू किया। कई दरवाजों पर दस्तक दी, कई जगहों से मना सुनना पड़ा। अकेली लड़की? नहीं, जगह नहीं है, पहले एडवांस दो। आईडी कहाँ है? हर सवाल उसके लिए एक नई दीवार बनकर खड़ा हो रहा था। आखिरकार एक बूढ़ी मकान मालकिन ने उसे एक छोटा सा कमरा देने के लिए हामी भर दी, लेकिन शर्त साफ थी, हर महीने का किराया टाइम से चाहिए, वरना सामान बाहर। आरती ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे पता था कि अभी उसके पास ना विकल्प है,
ना समय। कमरा छोटा था, दीवारों पर सीलन थी। एक कोने में टूटा सा पंखा था जो चलने से ज्यादा आवाज करता था। लेकिन आरती के लिए वो कमरा एक नई शुरुआत था। उसने अपनी किताबें निकालीं, उन्हें सावधानी से रख दिया और उसी पल उसने खुद से एक वादा किया, यहां से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, यहां से मैं खुद को बनाकर जाऊंगी। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, खुद खाना बनाना और फिर घंटों किताबों में डूब जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। कई बार भूख से पेट में दर्द होता, कई बार नींद इतनी भारी होती कि आंखें खुलना मुश्किल हो जाता। लेकिन हर बार उसे वही आवाज सुनाई देती, कागज का सिक्का, कीमत जीरो, और वह फिर से किताबों में झुक जाती। एक दिन जब वह बाजार से सस्ती सब्जी लेकर लौट रही थी, तो मकान मालकिन दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। रुको, उसने सख्त आवाज में कहा, 2 महीने का किराया बाकी है तुम्हारा, कब दोगी? आरती एक पल के लिए चुप हो गई। उसने हिसाब लगाया, जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, आंटी जी, बस कुछ दिन और, मेरा एग्जाम है, उसके बाद मुझे तेरे एग्जाम से मतलब नहीं है। मकान मालकिन ने बात काट दी। आज पैसे दे, नहीं तो कल सामान बाहर। उसके शब्द कठोर थे और उनमें कोई सहानुभूति नहीं थी। आरती के हाथ से सब्जी का थैला लगभग छूट गया। वह जानती थी कि अगर उसे कमरे से निकाल दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी पढ़ाई, उसका सपना, उसका वादा। उस रात वह सो नहीं पाई। उसने अपनी थैली खोली, उसमें बचे हुए पैसों को गिना, बहुत कम थे। उसकी नजर उस छोटी सी डिब्बी पर गई जिसमें उसकी शादी की बिछिया रखी थी। उसने उसे उठाया, कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। ये आखिरी सहारा है, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वह बिछिया लेकर मकान मालकिन के पास गई। आंटी जी, इसे रख लीजिए, असली चांदी है, मुझे कुछ दिन दे दीजिए। मकान मालकिन ने बिछिया को ध्यान से देखा, फिर कहा, ठीक है, 3 दिन, उसके बाद पैसे चाहिए। आरती ने सिर हिलाया। उसके पास अब सिर्फ 3 दिन थे। 3 दिन जिनमें उसे अपने सपने को बचाना था। उधर गांव में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। रघुनाथ सिंह का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी, आंगन सूना पड़ा था और उनके चेहरे पर वो शान अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। महेश सेठ बार बार आकर ताने मारता, कहाँ गई तेरी बहू जो अफसर बनने गई थी? हर बार ये सुनकर रघुनाथ की नजरें झुक जातीं। विक्रम दिन रात मजदूरी करता, लेकिन जितना कमाता उससे ज्यादा ब्याज बढ़ जाता। एक दिन महेश सेठ ने हंसते हुए कहा, चल एक काम कर, मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, आ जाना, काम मिलेगा, जूते साफ करने का। यह सुनकर विक्रम का खून खौल उठा। मैं जूते साफ नहीं करूंगा। लेकिन महेश सेठ की आंखें ठंडी थीं। तो फिर तेरे बाप को इसी घर में जला दूंगा, समझ गया? विक्रम चुप हो गया। वह जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। रात को उसने रघुनाथ को देखा, जो चुपचाप बैठे थे, जैसे सब कुछ समझ रहे हों लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हों। अगर उस दिन आपने आरती को रोका नहीं होता, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन रघुनाथ ने उसे रोक दिया। मत बोल, हर रात वही बात मुझे जगाती है। उनकी आवाज टूट गई थी। उधर पटना में आरती के जीवन का सबसे बड़ा दिन आ चुका था, उसका मुख्य परीक्षा का दिन। वह सुबह जल्दी उठी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज अगर मैं हार गई तो सब सच हो जाएगा, लेकिन अगर जीत गई तो सब बदल जाएगा। उसने अपनी किताबों को एक बार फिर देखा और परीक्षा केंद्र की ओर चल पड़ी। रास्ते में हर कदम के साथ उसे अपने पीछे छूटे शब्द याद आ रहे थे, हर ताना, हर अपमान, हर दर्द, और हर याद उसे और मजबूत बना रही थी। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पेन उठाया और जैसे ही पहला सवाल पढ़ा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं हारने नहीं आई हूं, उसने मन ही मन कहा। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब वह बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी राहत थी। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी।
क्योंकि 3 दिन बाद उसे सिर्फ किराया नहीं चुकाना था, उसे अपने अस्तित्व की कीमत भी साबित करनी थी। पटना की उस तंग गली में सुबह हमेशा शोर के साथ शुरू होती थी। हाथ में बाल्टी लिए पानी के लिए भागती औरतें, चाय की केतली की सीटी, रिक्शों की खड़खड़ाहट और सड़क किनारे बजते रेडियो की आवाज। लेकिन उस दिन आरती की सुबह इन आवाजों से नहीं, बल्कि मकान मालकिन के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने से खुली। आरती, दरवाजा खोल, आज तीसरा दिन है। उसकी नींद जैसे टूटकर बिखर गई। वह कुछ पल के लिए छत को देखती रही, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि यह सपना नहीं है। उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने मकान मालकिन खड़ी थी, आंखों में सख्ती और आवाज में साफ चेतावनी। आज पैसे चाहिए, नहीं तो शाम तक ये कमरा खाली कर दे। आरती के होंठ सूख गए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आंटी जी, बस थोड़ा सा वक्त। वक्त खत्म, मकान मालकिन ने बीच में ही काट दिया। मैंने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया। इतना कहकर वह मुड़ गई, लेकिन जाते जाते एक वाक्य छोड़ गई। शाम तक फैसला कर ले, रहना है या जाना है। दरवाजा बंद होते ही कमरे की खामोशी और भारी हो गई। आरती वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी नजर किताबों पर पड़ी, फिर उस खाली डिब्बी पर जहां उसकी बिछिया हुआ करती थी। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। एक पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज उठी, वही आवाज जो उसे हर बार टूटने से बचाती थी। कागज का सिक्का। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जिद थी। अगर आज मैं हार गई तो वो सही साबित हो जाएंगे, उसने खुद से कहा। वह खड़ी हुई, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और किताब उठा ली। बाहर दुनिया अपने काम में लगी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक लड़की अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन हर दिन पिछले से ज्यादा भारी होता गया। पेट में खाना कम था, लेकिन दिमाग में सवालों का बोझ ज्यादा। कई बार पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद हो जातीं, लेकिन जैसे ही नींद उसे घेरने लगती, उसे वही आंगन याद आता, वही आवाज कीमत जैरो, और वह फिर से किताब खोल देती। रातें लंबी हो गई थीं और दिन छोटे। समय जैसे उसके खिलाफ दौड़ रहा था। एक शाम वह किताब लेकर बैठी ही थी कि अचानक चक्कर आ गया। वह दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। पेट में दर्द था, कमजोरी इतनी कि उठना मुश्किल हो रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद जब हालत थोड़ी संभली, तो उसने पानी पिया और धीरे से कहा, कमजोरी से नहीं हार सकती मैं, अभी नहीं। उसने फिर किताब उठाई, जैसे उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। उधर गांव में हालात अब पूरी तरह बदल चुके थे। रघुनाथ सिंह का वो बड़ा घर अब उनका नहीं रहा था। दरवाजे पर ताला लग चुका था, और वे दोनों, रघुनाथ और विक्रम, गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे। बारिश की बूंदें छत से टपकतीं, और हर टपकती बूंद जैसे उनकी टूटी हुई जिंदगी का मजाक उड़ाती। विक्रम सुबह से शाम तक मजदूरी करता, लेकिन हाथ में आने वाले पैसे सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए ही काफी होते। एक दिन जब वह थका हुआ घर लौटा, तो उसने देखा कि रघुनाथ चुपचाप बैठे हैं, हाथ में सूखी रोटी लिए, लेकिन खा नहीं पा रहे। खाइए बाबूजी, विक्रम ने कहा, कुछ तो खाइए। रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा, आंखों में पछतावा साफ था। ये रोटी गले से नहीं उतरती, हर कौर के साथ वही आवाज आती है। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। उनकी आवाज भर्रा गई। विक्रम चुप रहा। वह जानता था कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच अब उनके सामने था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। ओए विक्रम! आवाज सुनते ही दोनों समझ गए महेश सेठ। वह अंदर आया, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। कैसे हो? नई जिंदगी कैसी लग रही है? उसके शब्दों में ताना नहीं, जहर था। मैंने कहा था ना, कागज का सिक्का कुछ नहीं कर पाएगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे उनकी हालत का मजा ले रहा हो। फिर वह विक्रम के करीब आया। कल मेरी बेटी की शादी है, याद है ना? विक्रम चुप रहा। सुबह समय पर आ जाना, काम है, उसने धीरे से कहा। मेहमानों के जूते चमकाने का। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महेश सेठ ने हंसते हुए कहा, और अगर नहीं आया तो ये झोपड़ी भी नहीं बचेगी। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। मेरे अहंकार ने हमें यहां ला दिया। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं।
उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उधर पटना में परीक्षा का आखिरी दिन था। आरती परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी थी। उसकी हालत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। उसने अपने हाथों को देखा, हल्के से कांप रहे थे। उसने उन्हें कसकर पकड़ा, जैसे खुद को संभाल रही हो। ये आखिरी मौका है, उसने मन ही मन कहा। परीक्षा हॉल में बैठते ही उसने गहरी सांस ली और सवालों पर नजर डाली। इस बार उसे कोई डर नहीं लगा, जैसे हर सवाल उसके लिए ही बना हो। उसने लिखना शुरू किया और फिर रुकी नहीं। 3 घंटे बाद जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानती हो कि उसने अपना सब कुछ दे दिया है। अब फैसला उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने हार नहीं मानी। शाम को वह अपने कमरे में लौटी। मकान मालकिन दरवाजे पर खड़ी थी। पैसे? उसने पूछा। आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं है, लेकिन मैं दूंगी, मैं जरूर दूंगी। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। मकान मालकिन ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर बिना कुछ कहे चली गई। शायद पहली बार उसने उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो शब्दों से बड़ा था। रात को आरती जमीन पर लेटी थी, छत की तरफ देखते हुए। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कहां से पैसे आएंगे, कहां जाएगी, क्या करेगी। लेकिन एक बात उसे पता थी, वह अब वही लड़की नहीं थी जो उस आंगन में खड़ी थी। वह अब सिर्फ कागज का सिक्का नहीं थी, वह खुद को गढ़ रही थी। और जिस दिन वह पूरी तरह बन जाएगी, उस दिन दुनिया उसकी कीमत खुद समझेगी। और उसी रात पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत अब होने वाली है। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी रघुनाथ सिंह के आंगन से लोगों की आवाजाही, हंसी और रौनक सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। उस बड़े घर के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, और उसके सामने से गुजरते लोग धीमी आवाज में बातें करते हुए आगे बढ़ जाते, जैसे उस कहानी को दोहराने से भी डरते हों। गांव के किनारे बनी उस कच्ची झोपड़ी में अब वही परिवार रहता था, जो कभी पूरे गांव में इज्जत और रुतबे के लिए जाना जाता था। रात की बारिश से छत से पानी टपक रहा था, मिट्टी की दीवारें गीली हो चुकी थीं, और अंदर बैठा रघुनाथ सिंह उस हर बूंद के साथ अपने बीते हुए अहंकार को गिरते हुए महसूस कर रहा था। विक्रम सुबह से ही मजदूरी पर गया हुआ था। हाथों में छाले पड़ चुके थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन मजबूरी उससे भी भारी थी। जब वह शाम को लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने झोपड़ी के कोने में रखी पुरानी थाली में 2 सूखी रोटियां देखीं, और एक पल के लिए उसकी नजरें रुक गईं। बस इतना ही? उसने धीरे से पूछा। रघुनाथ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आज आधी दिहाड़ी मिली, बाकी उधार में चला गया। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ स्वीकार था, जैसे वह मान चुके हों कि यही उनकी सजा है। विक्रम ने एक रोटी उठाई और धीरे धीरे खाने लगा, लेकिन हर कौर जैसे गले में अटक रहा था। बाबूजी, खाइए। उसने दूसरी रोटी उनकी तरफ बढ़ाई। रघुनाथ ने उसे देखा, फिर नजरें झुका लीं। मुझे भूख नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन यह भूख का नहीं, पछतावे का असर था। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अचानक उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर उस रात मैंने उसे रोका नहीं होता, अगर मैंने उसे बदनाम नहीं किया होता। उनकी आवाज टूट गई। विक्रम ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अब ये सवाल बेकार हैं, लेकिन जवाब फिर भी उनके पास नहीं था। अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। झोपड़ी का पर्दा हटाकर महेश सेठ अंदर आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, हाथ में सोने की घड़ी चमक रही थी, और चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। ओए रघुनाथ, जिंदा है या यमराज का इंतजार कर रहा है? उसने हौंसते हुए कहा। विक्रम खड़ा हो गया। क्या चाहिए आपको? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। महेश सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ नहीं, बस देखने आया था कि इज्जतदार आदमी की हालत कैसी होती है जब उसका कागज का सिक्का भाग जाता है। रघुनाथ ने सिर और झुका लिया। हर शब्द जैसे उन्हें भीतर से काट रहा था। महेश सेठ उनके करीब आया। सुना है तेरी बहू अफसर बनने गई थी, 2 साल हो गए, आई क्या? उसने ताना मारा। विक्रम ने मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन चुप रहा। महेश सेठ ने धीरे से कहा, चलो।
मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर देता हूं। दोनों ने उसकी तरफ देखा। कल मेरी बेटी की शादी है। बड़े बड़े लोग आएंगे, मंत्री, सरपंच, सब। वह थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। तू आ जाना, काम दूंगा। कैसा काम? विक्रम ने पूछा, जबकि उसे जवाब पता था। महेश सेठ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। दरवाजे पर खड़ा रहना और मेहमानों के जूते साफ करना। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। विक्रम की आंखों में आग जल उठी। मैं किसी के जूते साफ नहीं करूंगा। उसकी आवाज ऊंची हो गई। महेश सेठ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तो फिर तेरे बाप को इसी झोपड़ी में जिंदा जला दूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि हवा तक जम गई। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्रम ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। महेश सेठ ने संतुष्ट होकर कहा, सुबह समय पर आ जाना, देर मत करना, और बाहर निकल गया। उसके जाते ही झोपड़ी में फिर वही सन्नाटा लौट आया। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी वजह से आज मेरा बेटा जूते साफ करेगा। उनकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ दीवार की तरफ देखा, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह शादी का घर रोशनी और शोर से भरा हुआ था। बड़े बड़े झूमर, रंग बिरंगी सजावट और लोगों की भीड़, सब कुछ चमक रहा था। उसी दरवाजे के पास, जहां कभी रघुनाथ सिंह अपने मेहमानों का स्वागत करते थे, आज उनका बेटा विक्रम खड़ा था, हाथ में कपड़ा और पॉलिश की डिब्बी लिए। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। हर आने वाला मेहमान अपने जूते उसकी तरफ बढ़ाता और वह चुपचाप उन्हें साफ करता जाता। आसपास खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ हौंस भी रहे थे। अंदर महेश सेठ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आइए, आइए, आज का दिन खास है। उसकी आवाज में गर्व था। तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वह हौंसते हुए उसके पास आया। अरे, ठीक से साफ कर, चमक देखनी चाहिए। फिर उसने जोर से कहा, ताकि आसपास खड़े लोग भी सुन सकें। देखो, यही है वो लड़का जिसकी बीवी अफसर बनने गई थी, और ये खुद जूते साफ कर रहा है। लोग हौंस पड़े। विक्रम के हाथ रुक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर काम में लग गया। थोड़ी दूर खड़े रघुनाथ ये सब देख रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में शर्म और दर्द दोनों थे। उन्होंने खुद से कहा, ये मेरी सजा है, मेरे अहंकार की सजा। तभी महेश सेठ उनके पास आया। क्यों रघुनाथ, कैसी लग रही है ये नई जिंदगी? उसने व्यंग्य से पूछा। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा। महेश सेठ ने आगे झुककर कहा, अगर उस रात तूने अपनी बहू को नहीं निकाला होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन तूने खुद अपनी किस्मत जला दी। उसी समय अचानक बाहर हलचल मच गई। कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां थीं। सायरन की हल्की आवाज गूंजने लगी। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पुलिस? यहां क्यों? महेश सेठ के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। शायद कोई वीआईपी आ रहा होगा। दरवाजा खुला और पुलिस के जवान अंदर आने लगे। उनके पीछे एक गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और एक महिला अफसर बाहर उतरी। खाकी वर्दी, सख्त चेहरा, आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। पूरा माहौल जैसे एक पल के लिए जम गया। विक्रम के हाथ रुक गए। रघुनाथ ने सिर उठाया। महेश सेठ के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, और उसी पल कहानी ने करवट लेनी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज जैसे ही उस शादी की चकाचौंध को चीरती हुई अंदर पहुंची, पूरा माहौल एक पल में बदल गया। अभी कुछ क्षण पहले तक जहां हंसी, संगीत और शोर था, वहां अब खामोशी और बेचैनी फैलने लगी। दरवाजे पर खड़ा विक्रम जूतों पर कपड़ा फेरते फेरते रुक गया। उसकी उंगलियां जैसे जम गईं। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर उस गाड़ी पर टिक गई जिसका दरवाजा अभी अभी खुला था। खाकी वर्दी में एक महिला बाहर उतरी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें ऐसी दृढ़ता थी कि हर कदम जमीन पर नहीं, लोगों के अहंकार पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थीं। चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक तूफान छुपा था। उसके पीछे पीछे पुलिस के जवान कतार में खड़े हो गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक सख्त आवाज गूंजी और पूरा आंगन जैसे ठहर गया। महेश सेठ ने पहले तो स्थिति को समझने की कोशिश की, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे इंस्पेक्टर साहब, स्वागत है। आज मेरी बेटी की शादी है। कोई गलतफहमी हुई है क्या? उसकी आवाज में अभी भी वही पुराना घमंड था,
जैसे उसे यकीन हो कि कानून भी उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन इस बार सामने खड़ी महिला अफसर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे आगे बढ़ती हुई उस दरवाजे तक पहुंची जहां विक्रम खड़ा था। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ अब भी जूते पकड़े हुए थे, लेकिन उसकी नजरें उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। आ आरती, उसके होठों से मुश्किल से आवाज निकली। महिला अफसर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब उसमें एक अलग ही चमक थी। वह अब सिर्फ आरती नहीं थी, वह शक्ति थी, अधिकार थी, पहचान थी। जय हिंद, मैडम। पीछे खड़े इंस्पेक्टर ने सलामी दी, और उसी एक पल में पूरा सच सामने आ गया। आरती अब इस जिले की नई एसपी थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये तो वही है। अरे ये तो रघुनाथ की बहू, जिसे भागी हुई कहा था। आवाजें हवा में तैरने लगीं। रघुनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। महेश सेठ का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैडम, आप। वह कुछ कहने ही वाला था कि आरती की आवाज गूंजी। नाम लेकर बुलाओ मुझे। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेरा नाम आरती सिंह है, इस जिले की एसपी, और उस आदमी की बहू, जिसे तुमने आज यहां सबके सामने जलील किया है। पूरा माहौल सन्न हो गया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। आरती ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उस नजर में शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझ थी। फिर उसने अपनी नजर महेश सेठ पर टिका दी। याद है तुम्हें? तुमने क्या कहा था? उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। तुमने कहा था कागज का सिक्का, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। उसके हर शब्द के साथ महेश सेठ का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। आरती उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। आज वही कागज का सिक्का सरकार की मुहर बनकर लौटा है, और आज इसकी कीमत तुम नहीं तय करोगे, कानून करेगा। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। महेश सेठ ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो चुप। आरती की आवाज गूंजी। तुम्हारे खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। गैरकानूनी ब्याज, जमीन हड़पना, लोगों को धमकाना, और आज जो यहां हुआ है वो सबके सामने है। उसने पीछे खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, इसके सारे कागज जब्त करो और इसे गिरफ्तार करो। नहीं मैडम, महेश सेठ घबरा गया। आज मेरी बेटी की शादी है। मेरी इज्जत। इज्जत? आरती ने उसकी बात काट दी। जब तुमने एक बूढ़े आदमी को और उसके बेटे को सबके सामने जूतों के नीचे गिराया, तब तुम्हें इज्जत याद नहीं आई? उसकी आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। जब तुमने एक औरत को उसके चरित्र पर सवाल उठाकर घर से निकलवाया, तब तुम्हें समाज याद नहीं आया? सरपंच, जो अब तक चुप खड़ा था, आगे बढ़ा। मैडम, आज का दिन थोड़ा। सरपंच जी। आरती ने उसे बीच में ही रोक दिया। समाज तब कहाँ था, जब एक औरत को दहेज के नाम पर अपमानित किया जा रहा था, जब उसे भागी हुई कहकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो हर किसी को झुका रही थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर महेश सेठ के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वह छटपटाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं सब चुका दूंगा, कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरती ने उसकी तरफ देखा। कर्ज? तुम कर्ज की बात करते हो? तुमने इस पूरे जिले पर जो कर्ज चढ़ाया है, उसका हिसाब अब कानून करेगा। उसी समय उसकी नजर रघुनाथ पर पड़ी। वह कुछ दूरी पर खड़े थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर पछतावा। उनके कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। बहू, उनके होंठों से निकला, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। आरती कुछ पल के लिए चुप रही, फिर वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। नहीं। रघुनाथ पीछे हट गए। मेरे पास मत आ, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे बदनाम किया। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को ठुकरा दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरती उनके सामने खड़ी थी। उसने कुछ पल उन्हें देखा, जैसे उनके हर शब्द को समझ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, सजा आपको मिल चुकी है बाबूजी। आपकी हालत ही आपकी सजा है। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न ताना, बस सच्चाई थी। मैं यहां बदला लेने नहीं आई। मैं यहां वो इज्जत वापस लेने आई हूं जो इस आंगन में खो गई थी। विक्रम पास आ गया। उसकी आंखों में शर्म और खुशी दोनों थीं।
मुझे माफ कर दो आरती, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया। उसकी आवाज टूट रही थी। आरती ने उसकी तरफ देखा। उस रात तुमने जो किया वही काफी था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। तुमने मुझे रोका नहीं, वही मेरी ताकत बन गया। भीड़ अब भी खड़ी थी, चुप, झुकी हुई, जैसे हर कोई अपने अपने अंदर झांक रहा हो। आरती ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज के बाद इस गांव में कोई भी औरत को उसकी कीमत से कम नहीं आंकेगा, और अगर किसी ने कोशिश की तो उसे कानून की कीमत चुकानी पड़ेगी। महेश सेठ को पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। उसकी आंखों में अब डर था, वही डर जो कभी दूसरों की आंखों में हुआ करता था। और उस दिन पहली बार पूरा गांव खामोश था। महेश सेठ को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरे आंगन में फैली खामोशी और गहरी हो गई। कुछ देर पहले तक जहां लोगों की फुसफुसाहट, हंसी और तानों की आवाजें थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर इंसान अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं, और उनके जाते ही जैसे उस हवेली की चमक भी फीकी पड़ गई। उसी जगह खड़ी आरती ने एक लंबी सांस ली, लेकिन यह जीत की सांस नहीं थी। यह एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थकान की सांस थी। उसकी नजर धीरे धीरे भीड़ से हटकर उस एक चेहरे पर जाकर ठहर गई, रघुनाथ सिंह। वही आदमी जिसने उसे कागज का सिक्का कहकर इस घर से निकाला था, आज उसी के सामने खड़ा था, झुका हुआ, टूटा हुआ, और अपनी ही नजरों में छोटा पड़ चुका। उनके कदम खुद ब खुद आगे बढ़े, लेकिन जैसे हर कदम उन्हें और भारी लगता जा रहा था। बहू, उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका अहंकार टूट रहा हो। नहीं, उन्होंने खुद को रोका। मुझे यह हक नहीं है कि मैं तुझे बहू कहूं। मैंने तुझे उस लायक छोड़ा ही नहीं। आरती कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उस चेहरे पर जो कभी कठोरता और घमंड था, आज सिर्फ पछतावा था। उसने धीरे से कहा, नाम बदल देने से सच नहीं बदलता बाबूजी। आपने मुझे बहू माना या नहीं, लेकिन मैं इस घर का हिस्सा थी, हूं और रहूंगी। उसकी आवाज में ना ताना था, ना जीत का अहंकार, सिर्फ एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे बदनाम किया। मैंने पूरे गांव में कहा कि तू भाग गई ताकि मेरी झूठी इज्जत बची रहे। उनकी आवाज टूटती जा रही थी। लेकिन आज समझ आया, इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने अपना घर ही जला दिया। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ कर दे, अगर कर सकती है तो। विक्रम यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनमें एक राहत भी थी, जैसे जो सच इतने सालों से दबा हुआ था वह आखिर सामने आ गया था। वह धीरे से आरती के पास आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया। उसकी आवाज में शर्म थी। उस रात मैं चाहता था कि तुम्हें रोक लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आरती ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पुराने दिनों की झलक आई, लेकिन फिर वह शांत हो गई। उस रात अगर तुम मुझे रोक लेते तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाती। उसने धीरे से कहा, कभी कभी साथ देना रोकना नहीं होता, जाने देना होता है। विक्रम ने सिर झुका लिया। यह माफी थी, सीधी, सच्ची, बिना शर्त। भीड़ अब भी खड़ी थी, लेकिन अब कोई किसी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। सरपंच आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी। बिटिया, हमने गलती की, हम सब ने। उसने चारों तरफ देखा। हम देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसकी आवाज में अपराध बोध था। आरती ने उसे देखा, फिर पूरे आंगन की तरफ नजर दौड़ाई। गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये सोच की गलती थी। वो सोच जो एक औरत को उसके दहेज से तोलती है, उसकी कीमत से नहीं। उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई। जब मैं इसी आंगन में खड़ी थी, एक साधारण साड़ी में, तब मैं कागज का सिक्का थी। लेकिन आज वही मैं वर्दी पहनकर खड़ी हूं, तो सब मुझे मैडम कह रहे हैं। वह कुछ पल रुकी। क्या बदल गया, मैं या आपकी सोच? किसी के पास जवाब नहीं था। सच्चाई ये है, आरती ने आगे कहा, औरत की कीमत उसके गहनों से नहीं होती, उसके हौसले से होती है, उसकी मेहनत से होती है, उसके फैसलों से होती है। उसकी आंखें अब चमक रही थीं। अगर उस दिन मुझे रोका नहीं जाता, अगर मुझे बदनाम नहीं किया जाता, तो शायद मैं इतनी दूर नहीं आती। लेकिन आज मैं यहां खड़ी हूं, और ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये उस हर लड़की की जीत है जिसे कभी कम समझा गया। रघुनाथ धीरे धीरे उठे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, वही पगड़ी जिसे वह अपनी इज्जत मानते थे। कुछ पल तक उन्होंने उसे देखा, फिर आरती की तरफ बढ़ा दी। ये पगड़ी
मैंने हमेशा अपनी शान समझी, लेकिन आज समझ आया, ये शान नहीं, जिम्मेदारी है। उनकी आवाज भर्रा गई। और ये जिम्मेदारी निभाने के लायक मैं नहीं रहा। आज से ये इस घर की नहीं, तेरी है। आंगन में खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक पिता अपनी पगड़ी अपनी बहू को सौंप रहा था। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। आरती ने पगड़ी को देखा, फिर धीरे से उसे स्वीकार किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं थी, वह शक्ति थी। घर तब बनता है बाबूजी, जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करें, और आज आपने वही किया है। उसने धीरे से कहा। विक्रम ने आगे बढ़कर रघुनाथ का हाथ पकड़ा। चलो बाबूजी, घर चलते हैं। रघुनाथ ने एक पल के लिए उस बंद हवेली की तरफ देखा, फिर आरती की तरफ। आरती ने हल्की सी मुस्कान दी। दरवाजे बंद नहीं होते बाबूजी, लोग बंद कर लेते हैं, और आज वो दरवाजे फिर से खुलेंगे। तीनों धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़े, वही घर जो कभी टूटा था, लेकिन आज फिर से बनने जा रहा था। आंगन में खड़े लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ बदल चुका था। और शायद यही इस कहानी की असली जीत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हर औरत को उसकी असली कीमत मिलनी चाहिए, अगर आप मानते हैं कि किसी इंसान को उसके हालात से नहीं, उसकी मेहनत से आंकना चाहिए, तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये सोच बदलती हैं, और कभी कभी एक पूरी जिंदगी भी।